Welcome everyone. Welcome to the Abhyuthyan Law Academy. जनरली बात क्या होती है कि जब भी हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या मेंस लिखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो अड़चन होती है हमारे सामने कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक वो चीज़ एक मेंटली आपके हमेशा माइंड में रहेगी कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम उस लाइन के पार निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए सर, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये सिर्फ हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में वो है मेहनत करना और टाइमली मेहनत करना, टाइमली स्टार्ट करना। क्योंकि जब मेंस का रिजल्ट आता है और जो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग करते हैं, जो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, उनके पास में जो एडवांटेज होता है कि वो 20-25 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखना जितने भी टॉप रैंक होल्डर रहेंगे वो कभी ऑन द बॉर्डर लाइन बहुत कम मिलेंगे। एक स्टूडेंट थे दीक्षा मदान, राजस्थान में 3rd रैंक थी उनकी 19 वाले में, और उनको शायद 62-63 नंबर ही आया था प्री में। लेकिन राजस्थान की आदत क्या होती है ना कि थोड़ा सा डिले कर देते हैं हर चीज में। रेट लगा दी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। जस्ट उनका एलएलबी कंप्लीट ही हुआ था, यहाँ का प्री दिया 63, 64, कट ऑफ वो 59, वो बॉर्डर पे थे, लेकिन 4 महीने का उन्होंने जो यूटिलाइजेशन किया, शी वॉज रैंक 3rd इन राजस्थान। तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हम मेहनत करना स्टार्ट करें तो हम भी गो थ्रू हो सकते हैं। हमारे हाथ में कट ऑफ कितना रहेगा हमें नहीं पता, हाईकोर्ट कितना कंसिडर करेगा हमें नहीं पता। तो आज हमारी फर्स्ट मेंस की क्लास है। देखिए, मेंस की क्लास में जो चीज हम डिस्कस करेंगे, हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। जैसे 18 सब्जेक्ट्स हैं आरजेएस में, तो अपने 18 के 18 सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे एट ए लेंथ। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी 2-3 क्लासेस भी होगी। हमारी वीक में अभी 3 क्लासेस हैं, रिजल्ट के बाद हम 4 क्लास कर देंगे उसको, ठीक है। वीक में हमारी 3 क्लास होगी, जनरली वो होगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। मेनली हमारी 3 क्लास रहेगी ताकि जो बच्चा टेस्ट देने आता है उसके बाद वो रुक के ये क्लास अटेंड करे, उसका 2 चक्कर नहीं लगे। इज इट राइट? वीकेंड पे हमारा जजमेंट और ऑर्डर राइटिंग क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ क्लासेस में मैं आपको जैसे मान लीजिए अगर संडे को क्लास है तो कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह कोई होगा। अगर सैटरडे को क्लास है तो मैं आपको फॉर्मेट वगैरह लिखवाऊंगा और ऑर्डर राइटिंग को कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं बताऊंगा। आज की क्लास में हम जनरली क्या समझने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं उसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में हम एसआरए को उठाएंगे। जो आज की क्लास का जो हमारा मेन वो रहेगा गोल, वो रहेगा एसआरए को, ठीक है। तो हर दिन की एक क्लास होगी और हर दिन एक मैं ऑलरेडी मैसेज आपको ड्रॉप करके बता दूंगा कि कौन सब्जेक्ट क्या लेके आना है। मेंस की क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि आप लोग खुद पढ़े तभी तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर क्लियर होने की उसमें क्वेश्चन में तो कुछ पढ़ाना नहीं होता। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किस पे ज्यादा एम्फेसिस करना है, प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, और जनरली मैं एक चीज आपको ओवरऑल बताऊंगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि इसमें लैंडमार्क जजमेंट क्या लिखना है। देखिए, वीक में हमारी 3 क्लास होगी इनिशियली, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्लासेस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे जब पता लगने लगेगा। लेकिन अभी तक का जो मेंस शेड्यूल जो होगा वो होगा अक्टूबर-नवंबर तक, क्योंकि इस बार बहुत सारे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। हाईकोर्ट नहीं मानेगा सबको, क्योंकि हाईकोर्ट सारे सवाल को डिस्प्यूट नहीं मानता है। पहली बात तो आप ये याद रखें। तो इसके रिजल्ट में बच्चे कहाँ चले जाते हैं, जो बच्चा 1 नंबर से रहा है वो कहाँ चला जाएगा, रिट में। और जो अगर कोई बच्चा रिट में गया तो हाईकोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है उसको एटलीस्ट 30 to 45 डेज मिलने चाहिए, एडिशनली डेज और दिए जाते हैं। अभी हमारे पास जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं इस एग्जाम को, और मेंटली फ्री होकर तैयारी कैसे करते हैं। कोई बच्चा एज पे है तो वो शेड्यूल बना लीजिए, वो मेरे से बोल दीजिए सर अभी आरजेएस के सब्जेक्ट का शेड्यूल मत दीजिए, मुझे शेड्यूल दे दीजिए एपीओ का। देखो एपीओ में भी आपको मेंस लिखना है, ठीक है। तो इस समय हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, हमारे लिए एक एक क्षण कीमती है, ठीक है। आरजेएस के आज से हमारी मेंस क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपका फॉर्मली वेलकम करता हूँ अभ्युत्थान लॉ अकेडमी में। क्या सवाल आए हैं पिछले साल, एसआरए का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है एसआरए की। देखिए, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये, इसकी जो इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे, एसआरए सिर्फ उस पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है
कि ये सिर्फ एग्जाम में प्री या मेंस के एग्जाम में 6 नंबर का आ जाए सवाल या 4 नंबर का आ जाए 3 नंबर का आ जाए, उस पॉइंट से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ऑर्डर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर आ गया तो वो सारे में फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर राइटिंग हो गई, या फिर बेसिक प्रिंसिपल हो गया। मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन डिसाइड करनी है, ऑर्डर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डिसाइड करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? एसआरए के अंदर। एसआरए का सेक्शन 3 में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ जो हमें ऑर्डर राइटिंग में हेल्प करेगा। डेफिनेशन क्लोज का कोई महत्व नहीं है, मैं आपको एसआरए निकाल लीजिए प्लीज। डिक्लोट है नितिन, डिक्लोट दे जी। देखिए सेक्शन 3 में एक ऑर्डर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट समझने का है वो ये है सर, उन्होंने भी बाद में वो तो रिकॉर्डेड मिल जाएगी उन्हें, ठीक है ना, आप बता देना बाकी कोई पॉइंट हो तो। जो बच्चों के पास अभी तक भी ऑनलाइन एक्सेस नहीं है वो प्लीज एक्सेस ले लीजिए, और मैंने लिखा भी था शायद ग्रुप में मैसेज कि एक्सेस एक बार चेक कर लीजिए। तो शायद 2-3 बच्चों को मैंने एक्सेस ग्रांट कर दिया है आज, और कल भी मैंने किसी को एक्सेस ग्रांट किया था। देखिए सेक्शन 3 सेविंग्स क्लोज व्यावर्तियां, इसमें जो चीज समझने की है वो है ऑर्डर राइटिंग के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिए सर, सेक्शन 3 का जो बी क्लोज है वो ये बात बोलता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी दस्तावेज अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। अभी ऑर्डर राइटिंग में कैसे इंपॉर्टेंट होगा सर, उसको मैं आपको बताता हूँ, और जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, रजिस्ट्रेशन एक्ट हमको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूं रजिस्ट्रेशन एक्ट का। देखिए सर सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का अगर आप देखेंगे वहां पे बताया हुआ है कि कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जिनका रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। अगर वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो उन पे कोई भी अधिकारों का सृजन नहीं होगा, मतलब कोई भी राइट क्रिएट नहीं होगा आपके फेवर में अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो। ये सेक्शन 17 में जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड होने चाहिए, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्या मिलेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा। समझ में आई बात? मतलब मान लीजिए आपके पास एक जजमेंट राइटिंग आता है, एक निर्णय लिखना है आपको उसके अंदर, और उसके अंदर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उसमें पार्टी क्या मांग रही है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी पार्टी प्लीड कर रही है, दूसरी पार्टी अपने अभियोजन में लिख रही है कि सर ये दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए सर, जो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है उस पर एसआरए नहीं लगता, ये बात आप समझिए, सिवाय एक एक्सेप्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? एक बार सेक्शन 3 देखिए, टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के प्रवर्तन का प्रभाव डालती है। मतलब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, चाहे पार्टी रेक्टिफिकेशन में जाए, परिशुद्धन में जाए, रजिस्ट्रेशन में जाए, विखंडन कराना हो दस्तावेज को, या फिर उसको कोई भी डिक्लेरेशन कराना हो, उस पार्टी को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। मैं जनरली अब सारे प्रोविजंस यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आप समझ लीजिए, अगर ऑर्डर राइटिंग या जजमेंट राइटिंग में कोई पार्टी प्लीड कर रही है कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा सिवाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के अलावा कोई भी अधिकार आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? सिर्फ आप संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकते हैं और किसी भी चीज का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे रहता था अपने गोपालपुरा में, ठीक है, मेरे को बहुत भीड़ भड़का लगा था गोपालपुरा में कि यहाँ पे बहुत रश ज्यादा है। मैंने डिसाइड किया कि मैं आई विल गो एंड सेटल इन जगतपुरा, ठीक है। मैं जगतपुरा में गया, देयर इज ए हाउस जो कि 2000 गज में बना हुआ है, इट्स ए वेरी गुड प्रॉपर्टी। तो मैं वहां जाता हूँ और इसका जो ओनर है बी, मेरे को एक घर पसंद आ जाता है सर, और मैं इससे एक एग्रीमेंट टू क्या कर लेता हूँ सर, एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय करने का करार कर लेता हूं। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ये समझिए पहले। हमने एक एग्रीमेंट किया है और इसमें लिखा है कि मैंने मान लीजिए इसको 50,000 रुपए अर्नेस्ट मनी दे दी। अर्नेस्ट मतलब बयाना, जो हम एडवांस देते ना, मैंने उसको 50,000 बयाना दिया और मैंने लिख दिया कि ये घर मैं इसको भेज दूंगा जिस दिन ये पूरा पैसा दे देगा। मान लीजिए ये घर मेरे को
1 करोड़ का पड़ रहा था, लेकिन वहीं पे एक पार्टी आती है सी, और सी आके बोलता है कि ये घर जो है ये मुझे भी पसंद है, ये घर जो मुझे भी पसंद है, मैं आपको दूंगा 1 करोड़ 10 लाख मैं आपको सेम इसी घर के इसी प्राइस में मैं आपको दे दूंगा, मेरे को वो घर प्लीज आप दे दीजिए। जनरली बात क्या होती है, ये एग्रीमेंट टू सेल कभी रजिस्टर्ड नहीं होता। रजिस्ट्री हो गई क्या, एग्रीमेंट ही तो है ना। अब पार्टी पहुंच गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर, कहां पहुंच गई, एसआरए के अंदर, किसका पालन कराने, किसी भी संविधा का निर्दिष्ट पालन कराने, स्पेसिफिक परफॉर्म करवाने, किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। सर ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, सारी वैलिडिटी चेक कर लो सेक्शन 10-11 वाली, इलीगल काम के लिए यूज हो रहा है, पार्टीज तो मेजर है, अनसाउंड भी नहीं है, तो मतलब एग्रीमेंट क्या बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 37 क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो सर परफॉर्म करना पड़ेगा। बेसिक बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सेक्शन 37 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट का कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टीज ने तो परफॉर्म करना पड़ेगा सर, ये एक राइट है उनका। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है, सर अभी आपने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है उन पे कोई अधिकार का सृजन नहीं होगा, कोई राइट्स क्रिएट नहीं होगा, तो सर इस पे क्यों हो रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट ही देता है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड प्रोविजंस सेक्शन 3 में बताना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब आप जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग में इस चीज को लिखेंगे जहां पे उसने किसी पार्टी ने क्लेम कर दिया है कि नॉन रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो हमें उस बात को क्लेम करना पड़ेगा फर्दर प्रोविजंस के साथ में, ठीक है। मैं आपको बाकी प्रोविजंस यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले एक बार रजिस्ट्रेशन खोल लूं, बेसिक 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 प्रोविजंस पढ़ेंगे, ये सारे छोटा सा एक्ट खत्म हो जाएगा, ज्यादा मैं डिटेल में डिग डाउन नहीं करूंगा प्रोविजंस के अंदर। इसका नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है वो दस्तावेज का क्या कर सकते हैं सर, वो कोई भी राइट क्रिएट नहीं करता, आप उसको एविडेंस में नहीं दे सकते, ठीक है ना सर। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 टू रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे आप इसका प्रोवाइजो पढ़िए एक बार, और प्रोवाइजो क्या कहता है इसको देखिए। देखिए ये कह रहा है कि कोई भी दस्तावेज जिसको आपको रजिस्टर्ड कराना चाहिए था उसको आप एविडेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस इट हैज बीन रजिस्टर्ड। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा आप उसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय में नहीं दे सकते। डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, हम नहीं देंगे। लेकिन इसका प्रोवाइजो पढ़िए, प्रोवाइजो ये बोलता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि अफेक्ट कर रहा है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है, जो रिसीव्ड हुआ है एविडेंस में इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको एज ए एविडेंस दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप एक बार कंटेंट निकालिए एसआरए के अंदर, एसआरए का जो दिया होता है ना यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है सर, कौन कौन सी रेमेडी आपको एसआरए देता है। तो सर जब इसका आप आंसर लिखे एसआरए में मेंस के अंदर और पार्टी बोले कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, और पार्टी दूसरी पार्टी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रही है, तो आप इसके प्रोवाइजो में लिखना कि हाँ रजिस्टर्ड वाले अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको एविडेंस में नहीं दिया जाएगा, है ना। इट कैन नॉट बी गिव इन एविडेंस बट ड्यू टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 49, ड्यू टू द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 49 हम इसको एविडेंस में दे सकते हैं, ठीक है। जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 3 बता रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसका प्रोवाइजो, ये क्लास आपको ऐप पे अभी मिल जाएगी, ठीक है ना, मैं इसको डाल दूंगा जैसे जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन होता जाएगा मैं इसको ऐप पे अपलोड कर दूंगा। इनिशियली 1-2 क्लासेस शायद मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, लेकिन सारी क्लासेस नहीं करूंगा सारी क्लासेस करूंगा तो फिर घोड़ा घास से दोस्ती करके खाएगा क्या। हाँ अनिल, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेंस को कैसे अप्रोच करना है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। ये जो चीज बताई मैंने आज आपको कंसेप्ट, यही मैं एक प्रॉब्लम बना के आपसे पूछ लूंगा किसी दिन ऑर्डर राइटिंग जजमेंट राइटिंग में क्लास में, तब देखते हैं आप कितनी चीजें रिमेंबर कर रख पाते हो और कितनी चीज आप माइंड में होल्ड कर पाते हो, ठीक है। आगे चले, चलिए देखिए सर, एसआरए के अंदर ना बहुत सारी रेमेडीज मिलती है। सबसे पहले तो मिलती है रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अरे किसी भी संपत्ति का प्रत्युत्तरण, मूवेबल हो या इमूवेबल, संपत्ति का प्रत्युत्तरण दिया हुआ है 5-6 इमूवेबल,
7 8 मूवेबल, जंगम स्थावर दोनों का दिया हुआ है। स्पीच परफॉर्मेंस और क्या है, और क्या है, रेक्टिफिकेशन। आगे क्या है, कैंसिलेशन, प्रिवेंटिव रिलीफ आ जाएगा ना फिर। अभी आगे चलते हैं, अभी सेक्शन 10 पे भी पहुंचते हैं। तो मतलब ये सारे क्लेम आप नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे, अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो संविदा का विंदिश पालन करवा पाओगे सिर्फ और सिर्फ, बाकी नहीं होगा। ये सर थोड़ी सी एडवांस क्लासेस है, ठीक है ना। हाँ हेलो, एक बार क्लास हो जाए मैं आपको कॉल करता हूँ खुद, ठीक है। अभी नहीं हो सक पाएगा, मैं एक बार क्लास के बाद आपको फोन करता हूँ, ठीक है। शिवम यही है। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जो भी बच्चा क्लास में एनरोल होना चाहता है प्लीज 2 बजे के पहले बता दिया करो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि मुझे टाइम लगता है क्लास में, क्योंकि टेक्निकल टीम को बोलना पड़ता है, वो बैकएंड से फिर बच्चे ऐड करते हैं। तो शायद मैंने ऐप डाला तो था, लिंक ऐप का। चलिए आगे चलिए, ये आपको स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। तो ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग का इसका विशेष ध्यान रखना। सेक्शन 3 का सेविंग्स ज्यादा लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सर मैं आपको सवाल भी डिस्कस करूंगा, लास्ट ईयर क्या सवाल आए हैं इससे पूरे एक्ट से, हम वो भी उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर आप जो पेपर होंगे तो उसमें आंसर राइटिंग भी आप मेरे को लिख के देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक तो मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, एक तो सेक्शन 5 6 7 8, 5 6 7 8, सेक्शन 10 12 14 16 20 20 ABC, 21 से सवाल पूछ लिया इन्होंने प्री में, तो ये अभी नहीं आएगा, ये नेक्स्ट ईयर वाला जो मेंस होगा ना उसमें आएगा ये 21 का मेंस, ठीक है ना। इनका क्या है थोड़ा सा, ये जैसे शतरंज की 1.5 चाल होती है वैसे हाईकोर्ट की भी 1.5 चाल होती है। इस साल जो मेंस में सवाल आएंगे उसमें से 1-2 सवाल तो वो होंगे जो लास्ट ईयर जो 21 वाला प्रीलिम्स हुआ था उसके 1-2 सवाल उसमें आएंगे। थोड़ा सा इनका माइंडसेट समझो। 19 वाले के सारे कंसेप्चुअल 21 में आए प्री के, 21 वाले का 21 का प्री उसको एनालाइज करेंगे ना करना, उसका पूरा प्री इस बार के मेंस में आएगा। आपको मजाक लग रही होगी बात, लेकिन अब अगर आप पिछले 2-3 साल के मेंस देखोगे, प्री देखोगे उसके पहले वाले सालों के, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक लिमिटेशन में शेड्यूल से एक सवाल पूछा इन्होंने, लिमिटेशन में एक शेड्यूल में सवाल आया था कि एक वार्ड वाला सवाल आया था कि वार्ड की जो डेथ हो गई उसके बाद माइनर के पास कितने समय का टाइम है सूट फाइल करने के लिए, ये पूछा 2019 के प्री में, और इसी सवाल को एज इट इज उठा के मेंस में पूछ लिया 2021 में। आप एक बार 19-21 वाले प्री का एनालाइज करना और उसका सिर्फ मोटे मोटे टॉपिक एक बार नोट कर लेना, ठीक है। मैं तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें सवाल सारे दूंगा ही, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो एक्साइटेड, और एक्साइटेड बच्चे होते हैं ना, सर नहीं देखना है अभी क्या है क्या पूछेगा है, आप जाके देख लेना सर, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी इसमें देखिए एक 3-3 नंबर वालों में सवाल आ सकते हैं, रेक्टिफिकेशन 26 27, 3-3 नंबर में पूछ सकता है डेफिनेशन इनकी, 31 34 38 39 40 41 और 42, 3-3 नंबर में ही सवाल आ सकते हैं। शेड्यूल में जाइए एक बार, शेड्यूल में जो ई पॉइंट है वो जो लास्ट वाला पॉइंट है, शेड्यूल में जो 5वां पॉइंट है, शेड्यूल का जो 5वां पॉइंट है सर, वो पूरा पूरा सवाल आ सकता है, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर एसआरए में, उसको पूरे को पूछ सकता है 3 नंबर या 4 नंबर में।
ठीक है, कुछ ना कुछ तो आएगा इससे शेड्यूल से, मेरे को लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। सेक्शन 4 में इंडिविजुअल सिविल राइट है, इससे मेंस का सवाल नहीं बनता, प्री का सवाल बनता है, 3 नंबर का भी लाइक सवाल नहीं बनता। 5 और 6 की बात करता हूं मैं अब। मैं उससे रिलेटेड प्रोविजंस लिखवा देता हूं, आप लोग घर जाके रीड कर लीजिएगा कि सेक्शन 5-6 का सवाल आएगा तो कौन कौन से प्रोविजंस लिखने हैं, 7-8 का आएगा तो कौन कौन से प्रोविजंस आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप घर जाके उसको देखिएगा कि क्या लिखवाया गया है। और जब भी आपके SRA का टेस्ट हो तो ये नोट्स जो आप लिखोगे आज, इसको थोड़ा ध्यान देके लिखना, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा। आपका जितना हार्डवर्क होगा, आपकी जितने हार्डवर्क होगा वही मेहनत आपकी रंग लाएगी एग्जाम के अंदर। जब एग्जाम में 15-20 दिन, 25 दिन, महीना बचेगा, मैं आपसे रोज 8 घंटे लिखवाऊंगा। उसके पहले आप एक बार सारे टेस्ट देके तैयार कर लीजिए। उसके पहले एक बार सारे टेस्ट देके तैयार कर लीजिए। 15-20 दिन, एक महीना रह जाएगा तो फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जैसे मान लीजिए आज आज सिविल का पेपर 1 का 3 घंटे का तो आप टेस्ट लिखेंगे, 1 घंटे के गैप के बाद में फिर 2 घंटे का हिंदी से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे का पेपर और मैं आपका लगा दूंगा, क्योंकि आप जितना हाथ को दुखी करके जाओगे एग्जाम में, आप एग्जाम में उतना आपका हाथ ना तो आपका रुकेगा ना उसकी राइटिंग बिगड़ेगी। मेंस में नुकसान क्या होता है, मेंस क्यों नहीं क्लियर होता, उसका बेसिक रीजन है आपका हाथ साथ छोड़ देता है और लास्ट में सिर्फ आप धक्के देके पेपर खत्म करते हो, और या फिर बच्चे का पेपर छूट जाता है। इतनी बार लिखो, इतनी बार आप आंसर्स को लिखो कि आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। अभी इंडिविजुअल टेस्ट के अभी सारे टेस्ट क्या चल रहे हैं अपने, इंडिविजुअल चल रहे हैं। जिस जिसके इंडिविजुअल टेस्ट खत्म होते जाए, लो पेपर 1, लो पेपर 2 के, वो फिर कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। कंबाइन के बाद में फुल टेस्ट ले लूंगा। फिर किसी दिन एक दिन सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 2, सिविल पेपर 1 और अपना पेपर नंबर 2 दोनों का एक ही दिन में कर लूंगा। 3 घंटे 3 घंटे, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको लिखवाऊंगा। आप लोग कितना हार्डवर्क मेरे साथ पुट कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ये 3-4 महीने की मेहनत है। देखिए 222 सीटें बहुत होती है, बम्पर वैकेंसी है। इस टाइम अगर थोड़ी सी भी ढिलाई कर दी आपने, थोड़ा सा भी आप लाइट पड़े, तो जैसे ताश के पत्ते ढह जाते वैसे सर्वे अरमान ढह जाएंगे। मेंस लिखना सबकी किस्मत में नहीं होता, मैं आपको भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी जो अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया उन्होंने, और फिर भी वो बच्चे बॉर्डर पे खड़े हैं आके। अभिधान लॉ अकेडमी को खुले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे परिणाम दिए, क्योंकि हमें इस एग्जाम की नब्ज पता है। और नब्ज पता है इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में एनालाइज करते हैं पेपर को। चलिए आगे हम लिखते हैं। देखिए सेक्शन 5 और 6 में जो रिलेवेंट प्रोविजंस आपको लिखने हैं, ऑनलाइन जब जिसको भी ऐड होना हो ना, प्लीज मुझे थोड़ा पहले बता दिया करो आप, ताकि टेक्निकल टीम को बोल के आपको बैकएंड से मैं ऐड करवाऊं। जी देखिए, जब भी सेक्शन 5 और 6 आएगा एग्जाम में, कुछ प्रोविजंस आपको लिख के लाने। तो सेक्शन 9 लिखना सीपीसी का, सेक्शन 27 को भी इसके साथ पढ़ना, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, लिखा है लिमिटेशन। आर्टिकल 64, 65 लिमिटेशन एक्ट, ऑर्डर 21, रूल 35, 36 सीपीसी, सेक्शन 110 एविडेंस। आप घर जाके देखिएगा सारे प्रोविजंस कैसे लिंक करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। मैं हल्का हल्का इसको बताता हूँ और समझाते हुए चलता हूँ। देखिए सेक्शन 9 क्या करते हैं, सेक्शन 9 गेटवे है किसी भी सूट को फाइल करने का। कोई भी सूट आपको, कोई भी वाद अगर संस्थित करना है आपको, तो सेक्शन 9 में ही जाके वो चेक होगा। और इसमें भी लिखा हुआ है, अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे बैरेक की, तो बैरेक में भी लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी में रिकवर एज अ प्रोसीजर गिवन इन सीपीसी। ये चीज लिखी हुई है, सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो सेक्शन 9 में देखिए, एक देखिए ऊबीजे सीपी रेमेडियम क्या बन रहा है, क्या पार्टी के पास में कॉज ऑफ एक्शन है,
हर चीज को देखिए, प्रैक्टिकल सवालों की बात कर रहा हूं मैं, ये थ्योरेटिकल आएगा तो यू विल राइट, आप तो अच्छा लिख दोगे, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं। 27 लिमिटेशन क्या बोलता है? एडवर्स पोजीशन, एडवर्स पोजीशन की बात करता है, प्रतिकूल कब्जे की बात करता है सेक्शन 27। कभी कभी क्या होता है, कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी रिकवरी के लिए जाता है, लेकिन सामने वाला पार्टी क्या क्या करती है, सामने वाली पार्टी बोलती है कि जो मेरे पास मैटर इन इशू है, कि जिसके तहत मैं प्रॉपर्टी मांग रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी मुझे मिली है वो मिली है प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से, वो मैंने एडवर्स पोजीशन से, मैंने टाइटल को, मैंने मेरे हक को परफेक्ट बना लिया है। जो इम्परफेक्ट टाइटल था, अपूर्ण हक था, उसको मैंने पूर्ण कर लिया है, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है। 12 साल की समय सीमा होती है, ठीक है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। गवर्नमेंट में 30 गवर्नमेंट में 30 ईयर होती है। तो आप एडवर्स पोजीशन से अगर कोई ओनर बना हुआ है तो इसको भी एक बार ध्यान रखना, ठीक है। 64-65 जब मैं लिमिटेशन में आऊंगा तो इसमें मैं केसेस लिखाऊंगा। एक शील्ड स्वॉर्ड वाला केस है, कौन सा केस था वो, जनरली केस है, इसमें जब हम उसमें पढ़ेंगे एडवर्स पोजीशन को, थोड़ा सा और उसमें पढ़ेंगे, तो केस का नाम बिल्कुल स्किप आउट हो रहा है, लेट मी सी। रविंद्र कौर ग्रेवाल, मंजीत कौर ग्रेवाल, ये इसका बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। लास्ट ईयर सेक्शन 53 को पूछा उन्होंने, 53A पार्ट परफॉर्मेंस को पूछा। पार्ट परफॉर्मेंस को उन्होंने शील्ड और शॉर्ट करके पूछा था, ये ढाल और कवच दोनों, ढाल तलवार और ढाल दोनों का कार्य करती है, तो ये सवाल उसमें भी पूछा था। ईजमेंट्री राइट का कोई मतलब नहीं है 5-6 से ईजमेंट्री राइट का, जो सुखाधिकार है या सुखाधिकार, उसका कोई मतलब नहीं है। सुखाचार 64-62 की मैं बात करता हूं सर। देखिए, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन सिंपल से मैं बता देता हूं। जो सेक्शन 5 का जो सूट फाइल होता है, वो हमेशा फाइल होता है आर्टिकल 65 के साथ में। आर्टिकल 65 पे जो सूट फाइल होगा वो टाइटल के ऊपर सूट फाइल होता है। टाइटल के ऊपर मतलब किसी आदमी के पास हक होना चाहिए, समझ में आई बात। मान लीजिए ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए ये मेरा एक जमीन का, ये मेरी पीस ऑफ लैंड है और ये प्रॉपर्टी थी मेरी, लेकिन इस पे बी ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे को इस पे सूट फाइल करना है, तो मैं कहां जाऊंगा सर? सेक्शन 5 रीड विद 65, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 64 क्या हो, ये आर्टिकल 64 क्या होता है? हाँ, आर्टिकल 64 क्या होता है, इसको सुन लीजिए। आर्टिकल 64 में सूट टाइटल के ऊपर फाइल नहीं होता है। मतलब मान लीजिए एक जमीन थी, इसके ऊपर एक चाय वाले ने कब्जा कर रखा था, मैं गया अपने 4 गुंडे लेके इसको जमीन से बाहर निकलवा दिया। मैं गया 4 गुंडे लेके चाय वाले को, इस चाय का वाले का नाम है नंदू, उसको मैंने बाहर निकलवा दिया। नंदू आपको मिला 1 साल बाद, कितने साल बाद? 1 साल बाद। 6 महीने में मिलता तो आप कहा बोलते उसको कि तू कहा जा, सेक्शन 6 में जा, लेकिन कब मिला? 1 साल बाद मिला, तो आपने उसको क्या बोला है? तू सूट फाइल कर सेक्शन 5 रीड विद 64 के साथ में, क्योंकि वहां पे कोर्ट आपसे टाइटल नहीं मांगेगी, केस फाइल करते वक्त आपका कब्जा मांगेगी, आपका पोजीशन मांगेगी। क्लियर? आगे चलिए, ऑर्डर 21 रूल 35-36 में आइए सर। सर ये बात करता है एग्जीक्यूशन की। 65 में टाइटल पे बात करते हैं ना अपन, 65 में टाइटल पे सूट फाइल हो रहा है, हक के ऊपर हो रहा है, इधर अगर इधर हक पे नहीं हो रहा है, इधर पोजीशन पे सूट फाइल हो रहा है। आफ्टर 6 मंथ और 12 साल की लिमिटेशन हो जाती है, लिमिटेशन बढ़ जाता है इधर, उधर 6 महीने का लिमिटेशन होता है। हाँ हाँ, ऑर्डर 21 रूल 35-36 में आप इसका एग्जीक्यूशन देख लेना कि इसका एग्जीक्यूशन क्या क्या दिया हुआ है। 5 और 6 में अगर आपको प्रॉपर्टी रिकवर कर रहे हो, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वो 5 और 6 में देख लेना। 110 को भी थोड़ा सा मेंशन करना है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि 110 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। सबूत का भार किस पे होगा? सबूत का भार इस पे होगा जो कहेगा कि ये संपत्ति में, ये संपत्ति इसकी नहीं है। जो पर्सन डिनाई करेगा उसका टाइटल, क्योंकि पोजीशन क्या होती है सर? पोजीशन फॉलोज टाइटल, हम कहते हैं लोकस सेटल प्रिंसिपल है कि कब्जे ही क्या होता है, कब्जे से ही आपके स्वामित्व का पता चलता है। अगर तेरे पास कब्जा है तो मतलब ऑलरेडी 90, हम क्यों कहते हैं ऐसे कि 90% केस जीत जाओगे अगर अगर कब्जा पोजीशन आपके पास है तो। 110 का भी सर इन 5-6 के अंदर मेंशन करना, डिपेंड करता है आप कितना बड़ा सवाल पूछा है। 6 नंबर का पूछा है तो आप अकॉर्डिंगली 5-6 के अंदर एडजस्ट करके सब लिखना। जितना इंटरलिंक करोगे प्रोविजंस का, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा मेंस के अंदर। देखिए मेंस टफ नहीं होता है, अब मैं आप जी बोल देता हूँ, मेंस टफ नहीं है,
मेंस के पहले की जो मेहनत है वो टफ है। आप जितनी टफ मेहनत करते हैं मेंस उतना आसान होता है। पॉइंट्स इनकलकेट करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है सर, अब आ जाते हैं हम किसमें, सेक्शन 7-8 में। उसमें कौन कौन से प्रोविजंस लिखने हैं? ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे होगी? सर जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण कैसे होगा? वो 7 और 8 की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से प्रोविजंस लिखने हैं सर? ऑर्डर 20 रूल 10, ऑर्डर 21 रूल 31, डन। 7-8 लिखते समय इनका थोड़ा ध्यान रखना। अब सवाल जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इसमें से, अब जो सवाल पूछा जाएगा इसमें से, वो सवाल क्या पूछा जाएगा वो भी सुनिए। सवाल पूछा जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा के बंदिश पालन का। उसमें सेक्शन 10 से स्टार्ट करना है। 11, 2, 14, 16, 11, 2, 14, 16 इम्परफेक्ट में भी हो सकता है, 17, 18, 20 भी हो सकता है। अगर सवाल आ जाता है आपके पास में कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा के बंदिश पालन के लिए होगा या नहीं होगा, कोई भी उसने प्रॉब्लम दे दी, तो उसमें कौन कौन से लिखने हैं सर अपन को? सेक्शन 10, 11, 2, 14, 16, 17, 18, 20, 17, 18 भी होता है, 17, 18 भी होता है। निकालिए एक बार, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। डायरेक्ट में तो सिर्फ यही दिया हुआ है, डायरेक्ट में तो सिर्फ यही दिया हुआ है। 10 में जब जाके देखेंगे तो यही दिया हुआ है। समय है तो इनको भी लिखिए। ठीक है सर, थोड़ा समय अगर बच जाता है तो इनको भी जाके लिखिएगा। ठीक है सर, चले डन। इनको भी लिखना, आप घर जाके देखिएगा, ये भी प्रोविजंस आप उसमें मेंशन कीजिएगा। एक आएगा पार्ट परफॉर्मेंस, उसमें तो सर क्या आना है, पूरा 12 ही लिखना है पार्ट परफॉर्मेंस के अंदर, और उसको उसको लिखना मेंस में बहुत टेढ़ी खीर वाला काम है। सेक्शन 12 ना, ये नहीं आए तो अच्छा है, सेक्शन 12 नहीं आए तो अच्छा है। अगर ये सवाल आया तो समझ लेना पेपर टफ है, क्योंकि सेक्शन 12 है पार्ट परफॉर्मेंस, किसी के भाग का पालन। अब जब जनरली क्या होता है, अगर आप भागता पालन में जाओगे उसको लिखना बहुत टफ है मेंस में। उसको आप फ्रेम कैसे करोगे? इनिशियली 2 पैराग्राफ आप तो फ्रेम कर दोगे, एक में जनरल रूल लिख दोगे और एक में लिख दोगे कि जो भी कंसिडरेबल पार्ट है, लेकिन फिर उसके बाद में उसको फ्रेम करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, सेक्शन 12 के रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। मुझे प्लीज एक बार याद दिला देना उसको कैसे फ्रेम करना है, क्या करना है। इसका एक मॉडल आंसर लिख के आई विल गिव इट यू, इसमें मैं एक आंसर लिख दूंगा। और ये अगर सवाल आता है तो पेपर टफ होगा, बाकी के लिए हमारे लिए नहीं। मैं आपको एक मॉडल आंसर लिख के दूंगा। देखिए कोई भी आंसर मॉडल आंसर नहीं होता। आप जब कोई भी एक आंसर लिख लोगे और खुद ही उसको चेक करोगे, आप मुझसे चेक कराओगे, मैम से चेक करवाओगे, और दोबारा वो सवाल को जब आप खुद करोगे तो आप फिर जो लिखेंगे वो खुद में एक मॉडल आंसर है। प्लीज बुक्स मत खरीदना मार्केट से मेंस की कोई भी आंसर राइटिंग की। हिंदी इंग्लिश की एसेज की बुक मत खरीदना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, फेल हो जाओगे मेंस में। जनरल बात क्या होती है, सारे बच्चे रटे रटा ऐसे लिख के आते हैं, सीधा अंडा मिलता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 50 में से आएंगे 10 नंबर 12 नंबर, तो वैसे ही फेल हो। प्लीज ऐसे को यूनिक तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिए, एक अलग तरीके से ऐसे लिखिए। ठीक है, शुरुआत बहुत अट्रैक्टिव करो, राइटिंग कैसी है उस वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छी राइटिंग वाले को एडवांटेज होता है, लेकिन बुरी राइटिंग वाले का ऐसा नहीं कि उसका गेम ही ओवर है। राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, लिजिबल होनी चाहिए, उसको पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है बस। क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर आते हैं वहां पे। अरे सर एलएलबी किया है अपन ने, अगर वही बहुत क्रीम होते सोसाइटी की तो आईआईटी बन के, आईएम बन के, डॉक्टर बन के नहीं बैठे होते। सबकी राइटिंग अच्छी थोड़ी ना है, सबकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो ये आप बात बिल्कुल माइंड में बिल्कुल फिक्स रखिए, राइटिंग के पीछे मत भागना। जैसा पेपर बनता है आप हमेशा ये ध्यान रखें एग्जाम के अंदर
कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो, राइटिंग साफ सुथरी हो और मेंस के पहले बहुत मेहनत हो, डेफिनेटली एग्जाम निकल जाएगा। हमें कोई 80% मार्क्स नहीं लेके आने एग्जाम में, 100 में से 80 तो किसी को आते भी नहीं है। 65, 60, 65 वाला टॉपर बन जाता है। अगर आपको ये लगता है ना कि कि 80 नंबर चाहिए, नहीं नहीं सर, जिस बच्चे को 100 में से 60 आता है, 65 आता है, तो वो टॉप 10 में उसका रैंक आ जाती है। कंसिस्टेंटली तीनों में स्कोर करना, तो वो भी तो एक टफ डिफिकल्ट टास्क है। इस बार मिनिमम स्कोर भी लाना है सर इंटरव्यू में, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है मेंस के टाइम पे। मेंस के टाइम पे हमें ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि देखिए जब मिनिमम स्कोर का पंगा होता है ना, तो जजेस कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपेरिजन मतलब जैसे मान लीजिए ये आप मेंस में गए, आपके मेंस में मान लीजिए 160 नंबर है मेंस में, आपके 160 165 के बीच में आपका स्कोर है, ठीक है। आपको जजेस ने मिनिमम मार्क्स दिए हैं, लेकिन वहीं पे कोई और स्टूडेंट गया, उसको वही 155 नंबर है, तो उसको फिर कंपैरिजन हो जाता है कि देना है या नहीं देना। लेकिन वहीं पे अगर आपका स्कोर 175 है मेंस में, तो उसके ऊपर भी एक बाउंडन ड्यूटी होती है कि इस बच्चे ने सबसे अच्छा स्कोर लेके आया है। आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा एक प्रेशर पुट करता है। मेंस में इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स है, लेकिन सबका इंटरव्यू कोई खराब नहीं जाता है, सब अच्छा है, सब अपना इंटरव्यू अच्छे ही देके आएंगे। लेकिन जब आपका स्कोर अच्छा है, जब आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा स्कोर लिखा है, तो उसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि जो जज है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का कि आपको अच्छा स्कोर दे, आपको मिनिमम तो दे एटलीस्ट। समझ में आई बात? अच्छे से मेंस लिखना है और उस मेंस को गो थ्रू करना है इजीली। टिपिकल नहीं है, टफ नहीं है। आरजेएस का मेंस आसान होता है, बस प्रिपरेशन हार्ड होती है। ये 2.5, 3, 4 महीने जैसा बताया जाए वैसा करना है, जो शेड्यूल बनाए वो एग्जाम देनी है, उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश भी बीच बीच में पढ़ते रहना। कभी कभी मैं रैंडमली कोई भी ऐसे का टॉपिक भी दे दूंगा और आपको ऐसे लिखने को भी बोल दूंगा, ठीक है। तैयार है ना, कभी भी आप कभी आए एग्जाम देने के लिए, मैं बोल दूंगा कि आधा घंटा एक्स्ट्रा लीजिए, इसमें एक ऐसे लिखिए बस। तो बीच बीच में आप ऐसे के टॉपिक को भी रिवाइज करते रहिए। ऐसे कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, उसका सिंपल सा एक तरीका है सर। जितने भी अखबार होते हैं, आप रद्दी ले आइए मार्केट से, 15-20 किलो 25 किलो उठा लाइए और आर्टिकल काट के वापस भेज देना जाके, तुम्हें लगे नुकसान हो जाएगा तो। अखबार में जो ऐसा, मान लीजिए जैसे पर्यावरण दिवस गया है ना, पर्यावरण दिवस के आसपास कोई अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ किसी ने, तो हमें पता है कि यार वहां से हमें आर्टिकल मिल जाएगा। महिला दिवस आया तो महिलाओं के वर्तमान सामाजिक स्थिति के ऊपर एक ऐसे वहां से मिलेगा हमें। मैं अपने भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, मेरे जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के 1.5-2 साल के पूरे मेहनत जो है मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, या तो उनकी फोटो को भी आपको दे दूंगा या फिर उनको स्कैन करके डाल दूंगा। लेकिन ऐसे का प्लीज आर्टिकल्स पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। जिनको इंग्लिश में ऐसे में लिखने में दिक्कत आती है वो 2-3 टेंस पढ़िए, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वॉज वर, आईएनजी, बस एक ही टेंस में पूरा ऐसे लिख दीजिए कहानी की तरह। अरे सर 2-3 टेंस में तो पूरा ऐसे हो जाता है, अगर आप पैसिव में लिख दो और क्या। सर हमें बहुत टॉप नहीं मारना है, हमें सिर्फ अच्छा से लिख के आना है। देखिए आपका दिमाग अगर अच्छा सोचता है तो अच्छा ऑटोमेटिक लिख देगा, और बहुत ही माइन्यूट टेंस की मिस्टेक्स कोई नहीं पकड़ता, बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स नहीं पकड़ी जाती, आपका कंटेंट देखा जाता है। जिसको लगता हो ना कि यार एस या एस नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं पे हेज की जगह हेव कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए लास्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द थिंग इज लिखते क्या हो, कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं। क्या माइंड सोच पाएगा वो चीजें? वो सिर्फ तभी सोच पाएगा जब आप अखबार की कटिंग काटेंगे। अरे सबको तो काटने नहीं बैठोगे ना एडिटोरियल में जाके, वो काटोगे तो उसी को, उसको पढ़ोगे पहले 8, 10, 15 लाइन, आपको लगेगा ठीक है यार ये मैटर, तो वो जुडिशियल माइंड आपके अंदर वॉइस से प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार पढ़ोगे तो सही ना उसको एक बार काटने के पहले, कि हाँ यार ये रिलेवेंट है या नहीं मेरे लिए। देखिए बहुत बहुत खर्चीली एग्जाम नहीं है आरजेएस, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एग्जाम है, सही से तैयारी की जाए तो। बैरेक्ट ही आपके लिए सब कुछ है, आंसर गाइड्स के पीछे मत भागना, बैरेक्ट की थ्रू आउट रीडिंग करो।
डायरेक्ट ही पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है अभी मत सोचो, पेपर में जो आ जाएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। मैं भी बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है तो फिर आप वही पढ़ोगे ना। लेकिन मैं बोलूंगा कि एग्जाम में इस चीज से लेकर ये सेक्शन तक या फिर इस एक्ट का पूरा पेपर है, तो फिर आप सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा आपको। टू बी स्पेसिफिक, पढ़ना सबको सब कुछ ही है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पेपर होगा वो इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। कहाँ तक हो गया? 7-8 तक हो गया अपना, 9-10 भी, ये भी हो गया वाला पार्ट भी। एक सेक्शन 26 में आइए सर। छब्बीस जो है वो 3 नंबर का आएगा, ठीक है सर। 26 3 से 4 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर में नहीं आएगा ये, 3 से 4 नंबर में आ सकता है 26 रेक्टिफिकेशन। 27 भी 3 नंबर में आने का है। 28 जो है ना सर, 28 सेक्शन 28, ये मेंस में अब तक पूछा नहीं है किसी ने। सेक्शन 28 जो है ना सर, लेकिन ये 28 काबिलियत रखता है कि ये मेंस में आए। सेक्शन 28 क्या काबिलियत रखता है मेंस में आने की? तो सर इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। आप चाहे तो मैं इसको एक बार हल्का सा बता सकता हूँ कि क्या है 28, क्यों इसमें काबिलियत है मेंस में आने की। आप चाहते हैं मैं बताऊं इसे कि 28 क्यों इंपॉर्टेंट है मेंस में आने के लिए, ये क्यों एलिजिबल है मेंस के सवाल के लिए? ये स्पेशल है, ये ऐसा प्रोविजन कहीं और नहीं है, इसलिए 28 ऐसा प्रोविजन कहीं भी नहीं है, पूरे सारे में नहीं है, पूरे लॉ में ही नहीं है, ठीक है सर। जब जल्दी से बस इधर देख लीजिए, मैं इसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ। सर मान लीजिए एक अपना है सेलर, घर बेच रहा है, एक अपने सर बायर, ठीक है सर। इनके बीच में घर खरीदने को लेके हुआ है एक एग्रीमेंट टू सेल, इनके बीच में था, ठीक है। और सेलर ने बाद में मना कर दिया, बायर गया अपना सेलर के पास में और उसके खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया। और ये कहाँ गया? सेट सूट फाइल किया सेक्शन 10 के अंदर। एग्रीमेंट टू सेल है, फिर भी उस पर आप क्या करा लोगे? संविदा का विधिनिष्ठ पालन हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 37 बोलता है कि अगर कोई भी संविदा बनी है तो उसकी पालना करानी जरूरी है। वही बात एसआरए का सेक्शन 10 भी बोल रहा है। और कोर्ट ने क्या किया इसके फेवर में, केस को डिक्री कर दिया। मतलब ये केस जीत गया सर हमारा बायर, ठीक है। कोर्ट ने स्पेसिफाई किया, कोर्ट ने स्पेसिफाई किया, मान लीजिए घर था 1 करोड़ का, कोर्ट ने इसको बोल दिया कि सर आप ऐसा कीजिए, बायर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मान लीजिए इसने 10 लाख रुपए तो एग्रीमेंट टू सेल के टाइम दे देते, तो कोर्ट ने बोल दिया कि 90 लाख रुपए आप जमा करा दो 6 महीने के अंदर अंदर, और वो घर किसी और को नहीं बेचेगा, घर आप ही को बेचा जाएगा। कोर्ट ने ऐसा बोल दिया। लेकिन सर अगर ये बायर जमा नहीं कराए पैसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो क्या होगा? उसके बारे में आंसर देता है 28। उसके बारे में क्या क्या कौन सा सेक्शन आंसर देता है? 28 उसके रिगार्डिंग बात करता है, समझ नहीं? तो द क्वेश्चंस द एग्जाम इज नॉट टफ, आपकी प्रिपरेशन टफ होगी। एग्जाम में तो मजा आता है देने में यार, जब आपने बहुत बहुत पढ़ा हो, तो आप बहुत पढ़ के गए होंगे ना, तो आपको मजा आएगा, एक्साइटमेंट रहती है कि चलो यार पेपर आने दो, इसको देते हैं अच्छे से, पूछ क्या पूछना है, ऐसे होता है ना। हाँ पूछ ले जो पूछने की इच्छा है, सब पढ़ के आए अपन। तो जनरली उसका जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो 28 के अंदर है। और
इसका एक और 28 जब आप लिखेंगे, मान लीजिए आ जाता है एग्जाम में, तो आपको ऑर्डर 20 रूल 12 ए ये लिखना है। डिग्री देते टाइम कोर्ट स्पेसिफाई करेगी ना कितने रुपए कितने टाइम में देने हैं। अरे ये तो सब आया था इस बार एग्जाम में, 12 ए, ऑर्डर 20 12, ऑर्डर 20 13, ऑर्डर 20 16, सब था एग्जाम में। और क्या था, जब आप प्री में मेंस की तरह पढ़ते हैं तो फिर प्री भी बहुत आसान बन जाता है, लेकिन आप प्री सिर्फ प्री के लिए पढ़ते हैं तो फिर प्री टफ बन जाता है। आपको हमेशा प्री की तैयारी करनी है तो मेंस के स्तर पे जाके तैयारी करो। समझ में? इसमें पूरा वो बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो पैसा देने के लिए फेल हो जाता है तो 28 एक लगेगा। अगर पैसा नहीं देता, अगर वो फेल हो गया 90 लाख 6 महीने में जमा कराने में, तो 28 का क्लोज 1 और क्लोज 2 लगेगा। और अगर वो पैसा दे देता है तो 28 का 3 लगेगा। बस कहानी खत्म, गेम ओवर। हाँ हाँ, एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर उसका वो दे देगा पैसा कि पकड़ो अपना पैसा और जाओ घर। ये आप पढ़ेंगे ना तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन ये तब आएगा समझ में जब आप उसको उसको पकड़ के तैयारी करेंगे। देखिए कंसेप्ट जो होते हैं ना, कंसेप्ट दिमाग में फिट होते हैं। एग्जाम में मान लीजिए आपने पढ़ बहुत लिया, लेकिन जब तक वो माइंड का कंसेप्ट आप लिखोगे नहीं, ऐसे होता है ना जब हम क्रिकेट खेलते हैं, हम नहीं बोलते कि यार बुमराह इसको तो आउट कर ही देगा। बुमराह ने भी आउट ही करने का प्लान बनाया होगा ना, लेकिन एग्जीक्यूट कर पाया प्लान को। अभी रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वर्ल्ड कप के बाद, तो रोहित शर्मा कहते हैं कि हम लोगों ने जो हमने प्लान किया था हमने वैसा ही एग्जीक्यूट किया। मेंस के साथ भी बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, प्लान सब अच्छा अच्छा करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अगर मेंस को एग्जीक्यूट करना है तो उसके पहले मेहनत होती है। सूर्य कुमार यादव का केस देखा था, उसकी कितनी प्रैक्टिस करी होगी उन्होंने, तो पहले उसको एग्जीक्यूट करने से पहले मेहनत करी ना। एंड मोमेंट पे कोई काम नहीं होता है सर। अगर सोचो बिल्कुल एंड मोमेंट पे अगर आप कुछ भी काम कर दोगे, हाँ, तो मेंस से तुक्का नहीं है। मेंस में सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क चाहिए, और सिर्फ हार्डवर्क चाहिए। कंपटीशन राजस्थान के बच्चों का राजस्थान के बच्चों से नहीं है, बाहर से भी है। और बाहर वाले बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, उनसे कोई मेरा इल विल नहीं है। वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं सर, मेहनत ही कर रहे हैं। और एंड ऑफ द डे जो हार्डवर्क करे वो जज बने। अरे इसी में तो, अरे सोसाइटी का फायदा किसमें है, जो काबिल हो वो जज बने। तो आप काबिल है या ना काबिल, ये 4 महीने आपकी मेहनत तय करेगी। एक एग्जाम आपको काबिल ना काबिल नहीं बनाएगी, लेकिन फिर वो वापस 1 1.5 साल के लिए आप वापस उसी स्टेट में चले जाएंगे तैयारी के फेस में। इससे प्लीज निकलिए इस तैयारी के फेस से। बहुत मुश्किल नहीं होता जुडिशरी की तैयारी करना। जुडिशरी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एग्जाम है। कमल प्रकाशन पे जाके सिर्फ कानून प्रकाशन के डायरेक्ट ले आओ सारे, कितने के पड़ेंगे, 1500 1600 रुपए का पूरा सेट दे देगा आपको वो। बच्चे तो सिर्फ वो सेट पढ़ के भी एग्जाम निकाल लेते हैं। अरे कितने कंसेप्चुअल सवाल पूछ लिया आरजेएस ने इस बार, 2 5 10, 10 के ऊपर तो कंसेप्चुअल नहीं थे, फिर तो डायरेक्ट ही था। बताओ था क्या उसके ऊपर? 70 में से जो बच्चा सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के गया उसको कुछ नहीं आता, उसको कोचिंग करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। आपको आज भी बोल रहा हूँ मैं, ये तो मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन जनरली बात ये कि कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती। कोचिंग का सिर्फ एक काम है कि आपके एफर्ट को गाइडेंस देना और डायरेक्शन देना, जिससे आप जल्दी रात पे पहुंचे। अरे मैं यहाँ से पानी की बाल्टी ढोल दूंगा, उधर पानी पानी बाहर निकले की नाली है, तो अपन नहीं करते थे, एक ऐसे बना देते थे हाथ से, सारा पानी एक साथ निकल जाएगा। कोचिंग काम भी इतना सा होता है, वरना फिर वो पानी से घूमते 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 रास्ता ढूंढेगा। संघर्ष तो सर सभी कर रहे हैं। कोचिंग का बस इतना सा ही महत्व है, आप खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बस वो समय लेगा, वो टाइम समय लेगी। लेकिन अगर आप तैयारी के साथ साथ ही अगर वो कर रहे हैं, कोचिंग का सिर्फ इतना फायदा कि आपका समय बचाते हैं। चलिए मैं आगे और चीजें बता देता हूँ आपको। अभी मैं केस क्लोज अलग से लिखवाऊंगा। 31 में आइए।
31 में आइए, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, इसमें सर आपको जो ध्यान रखना है वो है 32 का दूसरा, 32 में जो सेकंड, 32 में जो 32 का सेकंड पॉइंट देखिए सर, 32 नहीं सर, 33 का सेकंड पॉइंट, सॉरी 33 का सेकंड पॉइंट देखिए, उसका बी क्लोज देखिए सर, उसके बी क्लोज में आपको जो रेमेडी अगेंस्ट चाइल्ड है ना सर, अरे सर मोरी मोरी बीबी क्या बोलता है कि माइनर के अगेंस्ट क्या होता है सर, माइनर के अगेंस्ट जो भी एग्रीमेंट करोगे वो वॉइड है, लेकिन माइनर के अगेंस्ट कोई रेमेडी अगर दी हुई है, माइनर के विरुद्ध कोई अनुतोष आप प्राप्त कर सकते हो कोई किसी भी अवैध के विरुद्ध, तो वो सिर्फ कहां प्राप्त करोगे, 33 के दूसरे के बी में, यहीं पे दे रहा है सर वो, ठीक है। तो कभी भी आपको ऑर्डर राइटिंग में भी आ सकता है और प्रैक्टिकल सवाल में भी आ सकता है कि एक पर्सन ने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, ऑर्डर राइटिंग में आ सकता है, जजमेंट राइटिंग में आ सकता है, प्रैक्टिकल सवाल में आ सकता है कि माइनर के साथ में किसी ने एग्रीमेंट किया है तो क्या अनुतोष उसको मिलेगा, कितना उसको आप ऑर्डर करोगे, कितने पैसे आप उसको दोगे, तो इसको याद रखना 33 का दूसरे का ए और बी, ए पॉइंट में तो क्या है सर मेजर है और बी में क्या है सर माइनर, ए पॉइंट में आपको क्या मिलेगा कॉम्पनसेशन प्रतिकर, बी में क्या मिलेगा सर, बी में क्या शब्द यूज कर रखा है इन लोगों ने, प्रत्यावर्तित लिखा हुआ है, रेस्टोरेशन लिखा हुआ है ना बी में, तो माइनर ने जितने भी बेनिफिट लिए हैं माइनर क्या करेगा उसको रिस्टोर करेगा, अगर मेजर के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो मेजर क्या करेगा उसको, मेजर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, आप समझ में आई बात, हाँ नहीं नहीं मेजर पे ऊपर वाले लगता है, कोर्ट का वो है डिस्क्रिप्शन, जो बी वाला पॉइंट है, जो ख पॉइंट है वो सिर्फ माइनर के लिए, क्योंकि उसमें लिखा है ना सेक्शन 11 के इसलिए जो असक्षम है उसके लिए बस, जो इनकॉम्पिटेंट है हम इनकॉम्पिटेंट की बात कर रहे हैं उसमें। चलिए सर इसका याद रह जाएगा आपको, जो मेन मेन प्रोविजन इसमें से आएंगे एग्जाम के अंदर, मैं सब उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं हर पॉइंट को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। अरे सर पढ़ के तो आप इतना सारा आ रखे हो कि आप दो चीजें में से ज्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि आप पी के लिए पढ़ के आए हो ना, जबकि मेरा काम तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे रेगुलर के लिए पढ़ाना होता है, पढ़ के तो आप मुझसे ज्यादा बैठे होंगे अभी, तो मैं उसमें ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं डिटेल में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज पूछ सकता है वो मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सर 34 में आइए, 34 में आइए, 34 जो सेक्शन 34 है सर, ये 34 एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसमें एक है नेगेटिव डिक्लेरेशन, इसमें नकारात्मक घोषणा है सर, क्या है करेक्ट है, लो नितिन तो पढ़ाई नहीं है, उसको पूरा कागज चिपका रखा है आपने उधर, देखिए 34 में आप आइए, यहाँ पे एक नेगेटिव डिक्लेरेशन भी होता है, एक नकारात्मक घोषणा भी होती है, तो उसमें भी ये कर सकते हैं, ठीक है ना, नकारात्मक घोषणा हो सकती है, उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। सर जब भी किसी आदमी को अपने विधिक, किस चीज के लिए सर, जब भी कोई लीगल कैरेक्टर या फिर लीगल राइट प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, ठीक है सर, उसके लिए भी आप सवाल आ सकता है। अब डिक्लेरेशन क्या होता है उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अडोप्शन का बहुत सारी चीजों के लिए, सेक्शन 112 पढ़ा है आपने एविडेंस का, उसको यहीं से ऑपरेट किया जाता है डिक्लेरेशन से। मान लीजिए पॉजिटिव डिक्लेरेशन के लिए केस बताते हो, मान लीजिए एक एक ए है, इसकी जो मदर है वो पूरे जिंदगी बोलती कि तेरे पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, और वो वही मानता था, लेकिन माँ ने अंतिम समय पे बोला कि तेरे पिताजी एक्स हैं जो फलाना फलाना जगह रहते हैं। ए गया अपने फादर के पास में और जाके बोलता है उन्हें कि मैं आपका सन हूं, अपनाइए, नहीं अपनाएगा तो सेक्शन 34 के साथ में, सेक्शन 34 रीड विथ क्या लग जाएगा सर, 112 एविडेंस 112 लेजिटिमेसी,
ये तो सर पॉजिटिव डिक्लेरेशन है, क्या है ये? अरे दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिक्लेरेशन, सकारात्मक घोषणा। लेकिन इसके बहुत सारे रूप भी आते हैं सर। एक होता है नेगेटिव डिक्लेरेशन। नेगेटिव डिक्लेरेशन, हस्बैंड है ए, इसकी वाइफ जो है, इसकी वाइफ गांव में रहती है, ये चला गया सर अपना दुबई, और वाइफ को पीछे से हो गया एक बेबी, सन हो गया इसको, ठीक है। हस्बैंड दुबई है, वाइफ चली गई है, वाइफ को सर बच्चा हो गया, हस्बैंड आया 5 साल बाद वाइफ को सरप्राइज देने के लिए, बता के नहीं आया, लेकिन इसको क्या मिल गया? डबल सरप्राइज। सरप्राइज के ऊपर जब भी डबल सरप्राइज मिलेगा आदमी को, तो उसका फिर अच्छा नहीं होगा, मतलब वो सरप्राइज अच्छा नहीं रहेगा फिर वो ना। तो सर ये सरप्राइज देने आता है और इसको पता लगता है कि एक सन है। सन तो यही आधार कार्ड भी बना लिया, उसमें भी नाम किसका है? एक ही है। अब सवाल ये है कि आगे तो यही फादर है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ 112 में, अगर आप पढ़ेंगे, देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम ऑफ ड्यू, कोई भी नहीं हुआ था। नेगेटिव दिखाएगा ना, इसको बोलते हैं नेगेटिव में बताइए। मैटर्स भी आता है उसके अंदर, आता है ना, मैट्रिमोनियल सारे मैटर्स उसके अंदर होते हैं। ये सारे प्रोविजन बहुत इंटरकनेक्टेड है, ठीक है सर। 34 में नेगेटिव डिक्लेरेशन भी होता है, ये भी याद रखना। देखिए उसको कुछ मांगना चाहिए था और उसने नहीं मांगा। देखिए प्रोवाइजो जनरली बात बोल रहा है कि उसको ये डिक्लेरेशन में लेना चाहिए था, लेकिन वो पॉइंट उसने डिक्लेयर नहीं करवाया, तो फिर वो बाद में उसको नहीं कराने दिया जाएगा। ऑर्डर 2 रूल 2 लग रहा है यहाँ पे। हाँ नहीं मिलेगा, जैसे लालू जी बोलते ना, मांगा था नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा, वो सेम चीज है यहाँ पे भी। एग्जाम में भी 21 में यही पूछा इन्होंने, सेक्शन 21 में भी, कि मांगा तो कॉम्पनसेशन, नहीं मांगा तो नहीं मिलेगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पे आप चलिए। और एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? who is not in existence to whom existence he would be trustee। ट्रस्टीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आगे चलिए, अब प्रिवेंटिव रिलीफ में आ जाइए। यहां से जो सवाल आएगा वो आएगा सर कि टेम्परेरी इंजेक्शन और परपेचुएशन में क्या अंतर है, अस्थायी व्यादेश और स्थायी व्यादेश में क्या अंतर है, डिफरेंस आएगा, टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजेक्शन का डिफरेंस। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। ये चीज बहुत आसान है, इसको हम निकाल लेंगे, ये टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमने अपने सेंसेस में एग्जाम दिया तो एग्जाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। आपका हार्डवर्क चाहिए, ठीक है सर। इसका डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। एक केस का नाम लिख लीजिए, गुजरात बोटलिंग कंपनी लिमिटेड, केस का नाम लिखिए।
तुषार फोन लाए हो? एक बार क्लास ज्वाइन करो। इसमें क्या बताया था, कोई बताएगा मुझे? क्या बताया था इस केस में? सर ये लैंडमार्क जजमेंट है टेम्परेरी इंजंक्शन का। ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, इंजंक्शन जब भी आएगा, जब भी ऑर्डर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, इंजंक्शन जब भी आए एग्जाम में, जब भी आए, प्लीज गुजरात बॉटलिंग कंपनी को साइट करना। इसमें जो तीन सिद्धांत होते हैं, प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, वो इसी केस में बोला था सबसे पहले। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तीन चीजें होती है, इरेपरेबल लॉस हो जाए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो जाए पक्षकारों के मध्य, प्राइमा फेसी। तो ये उसका लैंडमार्क जजमेंट है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगर इंजंक्शन के रिगार्डिंग, टेम्परेरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग जब भी ऑर्डर आए, जजमेंट आए, आंसर आए, प्लीज इस केस को साइड कीजिएगा। ये जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इस केस में बताए हैं वो। ठीक है, हो जाएगा।